हाय एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने पार्ट 3 में एनिमल टिश्यूज स्टार्ट कर लिया था और हमने एनिमल टिश्यूज में एपिथेलियल टिश्यूज पढ़े थे और इसके टाइप्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू, जो एनिमल टिश्यू का सेकंड पोर्शन है। ठीक है, एनिमल टिश्यूज 4 होते हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। तो एपिथेलियल हम पढ़ चुके हैं। नाउ वी गोना स्टडी द कनेक्टिव टिश्यू एंड नेक्स्ट टू क्या बचते हैं? नर्वस एंड मस्कुलर। ओके, ठीक है। How are various parts connected in our body? You have read that blood connects different parts of the body by transporting nutrients, gases, hormones, etc. तो हमने ये पढ़ा है कि जो ब्लड है वो कनेक्टिंग लिंक की तरह रोल प्ले करता है। कैसे कनेक्ट करता है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को? बाय ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हॉर्मोन्स एटसेट्रा। इन द सेम वे बोन्स कनेक्ट एंड सपोर्ट द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। जैसे हमारा ब्लड हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को कनेक्ट करता है, वैसे ही हमारी जो बोन्स है वो हमें सपोर्ट देती है और कनेक्शन देती है फ्रॉम हेड टू टो। A tissue that connects and supports other tissue is connective tissue. एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था हमने सबसे पहला। एपिथेलियल में हमें क्या क्या रोल्स मिल रहे थे? हमें प्रोटेक्शन मिल रही थी, हमें लाइनिंग मिल रही थी और हमें अब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन, ये सारे रोल्स मिल रहे थे। ठीक है, तो वो एपिथेलियल का काम है। कनेक्टिव टिश्यू एज द नेम सजेस्ट, इसका रोल होता है कनेक्शन में, कनेक्ट करना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट करना। तो जैसे ब्लड के बारे में हम पढ़ेंगे, बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ये सारे कनेक्शन का काम करते हैं। तो एक टिश्यू जो कनेक्शन और सपोर्ट का काम करता है उसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। बोथ ब्लड एंड बोन्स आर कनेक्टिव टिश्यू, दो बोथ आर कनेक्टिव टिश्यू बट दे डिफर इन कॉम्पोजिशन एंड कंसिस्टेंसी। दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू हैं बट दोनों की कॉम्पोजिशन और कंसिस्टेंसी डिफरेंट होती है। ब्लड फ्लूइड है, बोन हार्ड है। तो हमारा ब्लड जो फ्लूइड है, बोन हार्ड है, इसका क्या रीज़न है? इसके कॉम्पोजिशन में, इसके कंसिस्टेंसी में। ठीक है, जो इनका डिफरेंस लाई करता है वो करता है ड्यू टू द मैट्रिक्स। जैसे सेल होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, तो सेल के अंदर जो फ्लूइड का नाम है, मैट्रिक्स का नाम है, उसको हमने साइटोप्लाज्म बोल रखा है। वैसे ही जो ब्लड में, जो बोन में फ्लूइड होता है, मैट्रिक्स है ना, जो फ्लूइड है उसको हम मैट्रिक्स बुलाते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस मैट्रिक्स, कि ये मैट्रिक्स सॉफ्ट है, वाटरी है या हार्ड है, रिजिड है, इस पे हमें पता लगता है कि जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो ब्लड की तरह फ्लूइड है या वो बोन की तरह हार्ड है। तो जो डिफरेंस है वो मैट्रिक्स में होता है। अगर मैट्रिक्स वाटरी है, सॉफ्ट है, जेली लाइक है, तो मतलब वो ब्लड है, क्योंकि ब्लड का मैट्रिक्स फ्लूइड है ना, इसलिए वो सॉफ्ट है, फ्लूइड नेचर का है। अगर जो मैट्रिक्स है हमारा हार्ड है, सॉलिड है, रिजिड है, मतलब वो बोन्स का मैट्रिक्स है, इसलिए हमारी बोन्स क्या होती हैं? हार्ड होती हैं। ठीक है, इसका डायग्राम वी कैन सी 3.12 ए, सी 3.12 का ए पार्ट। ये हमने पढ़ा अभी कि कॉम्पोजिशन ब्लड में, ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या होता है? देखो, ब्लड जो है उसमें ओवरऑल जो 45% की वॉल्यूम होती है वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स की होती है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं? प्लेटलेट्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज। और रेस्ट 55% जो टोटल वॉल्यूम होता है ब्लड का, वो प्लाज्मा ऑक्यूपाई करता है। प्लाज्मा इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो फ्लूइड लाइक कॉम्पोनेंट इन द ब्लड। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। नाउ ये एक्टिविटी गिवन है, लेट अस अंडरस्टैंड फर्दर। रिकॉल एवरीडे एक्सपीरियंसेस, राइट योर ऑब्जर्वेशंस एंड कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ कुछ एक्सपीरियंसेस हैं और कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। जैसे अगर हमें स्मॉल कट लग जाए स्किन पे, तो कैसे क्लॉटिंग हो जाती है। देखो, कुछ देर तक तो ब्लड निकलता है, अगर हमें कट लग जाता है नाइफ से या किसी चीज़ से, तो थोड़ी देर तक तो ब्लड फ्लो होता है उस एरिया से। एंड देन आप कुछ टाइम बाद नोटिस करोगे कि जो ब्लड निकल रहा है वो स्टॉप हो जाता है, क्लॉट्स बन जाती हैं। तो अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस हमने ये ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट एक्सपीरियंस गिवन है कि अगर आपको कोई स्किन इन्फेक्शन होता है तो आप ऑब्जर्व करते हो कि वो एरिया रेड टर्न हो जाता है, मे बी समटाइम्स स्वोलन हो जाता है, और मे बी समटाइम्स आपको फीवर भी हो जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फॉर दिस एक्सपीरियंस। एक एक्सपीरियंस आपको गिवन है कि आप एक्सरसाइजिंग करते हो, रन करते हो, तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या है कि आप बहुत तेज तेज सांस लेने लगते हो। ठीक है, जिस वजह से आपका फेस जो है वो रेड टर्न हो जाता है। The everyday experiences mentioned above are related to blood and its components. जो भी हमने अभी ऊपर experiences देखे, observations देखी, इनका कारण क्या है? इनका कारण है blood और उसके components। देखो, ब्लड का अभी मैंने नीचे अभी आपको जो डायग्राम दिखाया था, मैंने बताया था कि ब्लड में 45% इज द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। व्हाट आर फॉर्म्ड एलिमेंट्स? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। रेस्ट 55% ऑफ द ब्लड इज प्लाज्मा। तो ये जो अभी हमने एक्सपीरियंसेस पढ़े ऊपर, इस सब का रीजन कहाँ पे है? ब्लड और उसके कंपोनेंट्स में। ब्लड के क्या कंपोनेंट्स हैं?
स्पेशली द फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या हैं, आरबीसीज, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज, ये अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है द रेड कलर ऑफ द ब्लड इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन एन आयरन रिच प्रोटीन इन द आरबीसीज। आरबीसीज लिव फॉर अबाउट 4 months एंड आर रिप्लेस्ड रेगुलरली। हमारा जो ब्लड का कलर है वो रेड क्यों है, क्योंकि हमारे ब्लड में एक कंपोनेंट है आरबीसी, जिसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। व्हाट इज हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन इज एन आयरन रिच पिगमेंट और एन आयरन रिच प्रोटीन, जिस वजह से हमारे आरबीसी का कलर होता है रेड, और उसका रेड कलर होने की वजह से हमारे ब्लड का कलर भी होता है रेड। आरबीसीज की जो लाइफ साइकिल है, मतलब आरबीसीज 4 months तक जिंदा रहते हैं, उसके बाद ये रिप्लेस्ड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग एट द साइट ऑफ द इंजरी। जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, एक्सपीरियंस बताया कि आपको कट लग जाता है और कुछ देर बाद क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड निकलना बंद कर देते हैं, क्लॉट बन जाता है। तो ये किस वजह से है, किस ब्लड के कंपोनेंट की वजह से है? ये प्लेटलेट्स की वजह से है। प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है हमें। During exercise or running, muscles need more oxygen, so breathing becomes faster and blood flow increases, hence face appears red. जब हम एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, तो हमारे जो मसल्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जब उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो हमारी ब्रीदिंग, सांस लेने की कैपेसिटी जो है वो भी फास्ट हो जाती है, जिस वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। और जब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है तो हमारे फेस तक भी जाता है ना, तो इसलिए हमारा फेस जो है वो रेडिश अपीयर होता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ ब्लड। White blood cells collect at infected area, causing pus formation and inflammation, causing redness and swelling, and possible pus formation at the infected area. जो हमारे WBCs हैं, the next component of blood, जैसे WBCs, इनका क्या काम है? कोई भी इन्फेक्टेड एरिया है, कोई भी इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, समटाइम्स पस फॉर्मेशन भी हो जाता है। पस मतलब जैसे वो कभी इन्फेक्शन होता है, चोट लगती है तो ऐसे लिक्विड लिक्विड सा स्ट्रक्चर नहीं बन जाता स्किन पे, तो उसे पस कहते हैं। तो पस फॉर्मेशन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, किस वजह से होता है? ये डब्ल्यूबीसीज की वजह से होता है, और उस एरिया में रेडनेस भी हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो इसका कारण है डब्ल्यूबीसीज। तो हमने ब्लड में 3 कंपोनेंट्स पढ़े, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम है ब्लड को क्लॉट करवाना, कहीं पे चोट लगी है तो ब्लड का क्लॉट कराना ताकि और ब्लड लॉस ना हो। डब्ल्यूबीसी का काम है इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करना, ठीक है। तो अगर कहीं भी इन्फेक्शन है, कुछ है, तो वहाँ पे डब्ल्यूबीसीज अपना काम करते हैं। और आरबीसी का काम है, देखो आरबीसी वैसे क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और ये यही हैं जो ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन क्या है? आयरन रिच प्रोटीन। गॉट इट? तो ये हमने कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट था ब्लड, क्योंकि ब्लड भी कनेक्ट करता है। वैसे अभी हम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, अरेंजमेंट ऑफ टिश्यूज। ये देखो इधर डायग्राम में जो लिगामेंट होता है, लिगामेंट क्या होता है? जो बोन से बोन को कनेक्ट कर रहा है। आपको दिख रहा है इधर लिगामेंट? सी दिस लिगामेंट इज कनेक्टिंग बोन विद अनदर बोन। वैसे ही जो टेंडन होते हैं, दिस इज टेंडन, ये कैसे कनेक्ट कर रहा है? ये मसल को बोन से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखना कि जो टेंडन है वो मसल से बोन को कनेक्ट कर रहा है, और जो लिगामेंट है वो बोन से बोन को कनेक्ट कर रहा है। गॉट इट? और अभी हम बोन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। बोन्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे देखो कोलर बोन जो है ये होती है शोल्डर के पास, आपकी लॉन्ग बोन्स हैं लेग में, देखो नी कैप है, ये सारे बोन्स के फर्दर नेमिंग है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या आता है? हमारा हमारा ब्लड भी आता है, बोन्स भी आती हैं, और ये जो टेंडन और लिगामेंट है, जैसे जॉइंट्स में ये कनेक्टेड है, इनका अरेंजमेंट ऑफ टिश्यूज एट अ जॉइंट। अभी जॉइंट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो जितने भी जॉइंट्स होते हैं वहाँ कैसे अरेंजमेंट होता है टिश्यूज का, वो होता है ये, ठीक है। तो ये कार्टिलेज आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये बोन्स की एंडिंग पे होता है, ताकि वो एक तरह से कुशन में उसको हेल्प कर सके, है ना, प्रोटेक्शन में, ठीक है। तो हमने कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स में बोन्स, ब्लड पढ़ लिया, बोन्स पढ़ लिए, टेंडन, कार्टिलेज, लिगामेंट पढ़ लिया। फंक्शंस मैं आपको बता चुकी हूँ। लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट करता है, टेंडन मसल टू बोन कनेक्ट करता है, और जो कार्टिलेज है ये बोन्स की एंडिंग पे प्रेजेंट होता है, कुशन का काम करता है, ठीक है। बाकी अब अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। फंक्शंस ऑफ अदर कनेक्टिव टिश्यू आर एक्सप्लेन्ड थ्रू डिफरेंट एक्शंस, ये भी अभी हम पढ़ेंगे हम, ठीक है। सो क्या एक्टिविटी गिवन है? परफॉर्म द एक्शंस, देन रिकॉर्ड योर एक्सपीरियंसेस, कंपेयर देम विद एक्सपीरियंसेस, स्टडी। ओके, अभी हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ठीक है। सबसे पहला एक्शन है टच योर एल्बो जेंटली।
तो आपको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है कि वो हार्ड है, रिजिड है, ठीक है, आपकी एल्बो हार्ड भी है, रिजिड भी है, क्या फंक्शन है और कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है ये, ठीक है। तो अभी जो आपने अपनी एल्बो टच करी, जो आपको हार्ड और रिजिड लगी, ये एक्चुअली में क्या है, बोन है, जिसका क्या फंक्शन होता है, स्ट्रेंथ, सपोर्ट और प्रोटेक्शन करना। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू इज कार्टिलेज, ठीक है। व्हेन यू प्रेस एंड फोल्ड योर ईयर और योर नोज, तो वो जेंटली प्रेस हो रहा है ना, नॉट लाइक योर एल्बो की प्रेस नहीं हो रहा। देखो एल्बो में बोन है, तो वो हार्ड है, रिजिड है, आपको सपोर्ट दे रही है, स्ट्रेंथ दे रही है, प्रोटेक्शन दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट में जो हम कार्टिलेज पढ़ रहे हैं, कार्टिलेज आपको कहाँ मिलता है, ईयर में मिल रहा है, नोज में मिल रहा है, करेक्ट। तो ये फ्लेक्सिबल है, इसका आपको एक्सपीरियंस क्या मिल रहा है, जब आप ईयर को, नोज को टच कर रहे हो, आपको सॉफ्ट फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर मिल रहा है, जो वापस से अपनी शेप जो है वो रिटेन कर ले रहे हैं। इसका फंक्शन क्या है कार्टिलेज का, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और जो एंड ऑफ बोन्स हैं उधर कुशन का काम करता है फॉर शॉक अब्जॉर्प्शन, ताकि आपस में ऐसे रबिंग ना हो, है ना, शॉक अब्जॉर्प्शन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। तो कार्टिलेज एंड ऑफ बोन्स में होता है, और वैसे ये नॉर्मली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे हमारे ईयर में प्रेजेंट है, नोज़ में प्रेजेंट है, नोज़ की टिप को आप ऐसे देखो प्रेस कर सकते हो, करेक्ट। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू विल बी टेंडन्स। व्हेन यू टच योर फोर आर्म मसल्स एंड विगल योर फिंगर्स, तो आपको क्या एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है, फील मूवमेंट इन द फोर आर्म इवन दो फिंगर्स आर फार अवे। तो जब आप अपने फोर आर्म मसल्स को टच कर रहे हो, तो आपको एक मूवमेंट फील हो रही है फोर आर्म में, है ना। तो ये किस लिए हो रहा है, जो टेंडन है वो कनेक्ट कर रहा है मसल टू बोन, ये भी अब मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, टेंडन कनेक्ट्स मसल टू बोन एंड दस ब्रिंग्स मूवमेंट। ये मसल को बोन से कनेक्ट करता है, तो ये मूवमेंट ब्रिंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट विल बी लिगामेंट। व्हेन यू सिट ऑन अ चेयर एंड मूव योर लेग अपवर्ड टिल योर नी अलाउज, तो आप क्या एक्सपीरियंस करते हो कि द जॉइंट डज नॉट गो बियॉन्ड अ लिमिट। जैसे आप चेयर पे बैठे हो, आप अपने पैर उठा रहे हो, तो एक लिमिट तक आप अपने पैर उठा पाते हो, उसके बाद जो जॉइंट है वो अलाउ नहीं करता है मूवमेंट, करेक्ट। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो लिगामेंट है वो बोन टू बोन को कनेक्ट करता है, तो एक ये स्टेबिलिटी तो ज़रूर प्रोवाइड करता है, बट एक लिमिट में मूवमेंट कराता है ये, और डिसलोकेशन को प्रिवेंट करता है। डिसलोकेशन मतलब कि हड्डी ही टूट के इधर उधर घूम रही है, ठीक है। तो अभी हम पैर को 360 डिग्री तो घुमा नहीं सकते हैं, फोल्ड नहीं कर सकते हैं, एक लिमिट तक हम उसको उसकी मूवमेंट कर सकते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि हमारे बोन को बोन से कौन कनेक्ट कर रहा है, लिगामेंट, जो डिसलोकेशन को भी प्रिवेंट करता है और लिमिटेड मूवमेंट अलाउ करता है। वेयर एज जो हमारा टेंडन है, टेंडन मसल टू बोन कनेक्ट कर रहा है, इसलिए आपको जब आपने फोर आर्म को टच किया, है ना, फिंगर्स को विगल किया, तो आपको मूवमेंट फील हुआ, ठीक है। तो वो टेंडन की वजह से हो रहा है। लिगामेंट जो है वो डिसलोकेशन भी प्रिवेंट करता है और मूवमेंट को लिमिट करता है। बोन्स हैव अ रिजिड मैट्रिक्स कंटेनिंग कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स गिविंग देम स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। बोन का जो मैट्रिक्स है वो अभी मैंने बताया भी रिजिड होता है, और उसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस के कंपाउंड्स हैं, जिस वजह से उसको स्ट्रेंथ और रिजिडिटी मिलती है। जो हमारा कॉन्ट्रास्टिंग में कार्टिलेज है वो सॉफ्ट जेली लाइक मैट्रिक्स का है, जिसलिए उसको फ्लेक्सिबिलिटी और कुशनिंग का रोल मिला हुआ है। तो कार्टिलेज का कैसा मैट्रिक्स है, सॉफ्ट है, जेली लाइक है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी और कुशनिंग प्रोवाइड करता है। अदर कनेक्टिव टिश्यूज इंक्लूड टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, ये भी अभी पढ़ा चुके हैं टेंडन्स और लिगामेंट के बारे में। टेंडन्स कनेक्ट मसल टू बोन्स, वाइल लिगामेंट्स कनेक्ट बोन टू बोन एंड प्रिवेंट एक्सेसिव मूवमेंट। तो जो लिगामेंट है वो लिमिटेड मूवमेंट ही करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कैन वी कंट्रोल मूवमेंट इन आवर बॉडी। सम मूवमेंट्स आर अंडर आर कॉन्शियस कंट्रोल सच एज रनिंग, राइटिंग, लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स, ये वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं। जो मूवमेंट हमारे कॉन्शियस में है, हमारी मर्जी से हो रही हैं, जैसे हम भाग रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ उठा रहे हैं, तो ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं, ठीक है। और इसको कौन कैरी कर रहा है, हमारा स्केलेटल मसल विच आर अटैच टू द स्केलेटन। दे आर मेड अप ऑफ बंडल्स ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स, जिसे हम मसल फाइबर कहते हैं, जो अनब्रांच्ड होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस, एंड स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड मतलब कि लाइट एंड डार्क बैंड्स का स्ट्रेशन। जैसे अगर ऐसे है, अगर मान लो ऐसे है ये मसल, तो स्ट्रेशंस मतलब ऐसे लाइट और डार्क बैंड्स दिख रहे हैं, ऐसे बैंड्स दिखते हैं, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर जो एनिमल टिश्यूज पढ़ा, हमने कनेक्टिव टिश्यू पूरा पढ़ लिया, हमने एपिथेलियल टिश्यू पूरा पढ़ लिया। ये जो हमारा चल रहा है, ये कौन सा चल रहा है, तो अभी हम एपिथेलियल टिश्यू पढ़ चुके हैं, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ चुके हैं, ये हमारा मस्कुलर टिश्यू चल रहा है, जिसके अंदर हम 3 मसल्स के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे,
स्केलेटल मसल्स जो अभी यहाँ पे अभी हमने देखा भी, सी स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट्स अलाउ करती हैं, जो हमारे कॉन्शियस में होता है। जैसे हम भाग रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ उठा रहे हैं, तो इसमें हमारी कौन मदद करता है, स्केलेटल मसल्स, क्योंकि ये हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स कराता है। ठीक है, ये स्केलेटन से अटैच्ड होती है हमारे। ठीक है, ये बंडल्स ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल से बनी होती है, जिसे मसल फाइबर कहते हैं। तो ये किधर अटैच्ड होती है, हमारे स्केलेटल से अटैच्ड होती है। इन मसल्स का नाम क्या होता है, स्केलेटल मसल है। ये कौन सी मूवमेंट अलाउ करती है, वॉलेंट्री मूवमेंट्स अलाउ करती है। इसमें ये किसकी चीज़ की बनी हुई है, ये मसल फाइबर की बनी हुई है। और मसल फाइबर कैसे, लॉन्ग और सिलेंड्रिकल। ठीक है, ये अनब्रांच्ड होती हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, और इन पे स्ट्रेशंस भी होते हैं, यानी कि स्ट्रेटेड होती हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं, याद होने चाहिए आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, कि अनब्रांच्ड है यानी कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, मल्टी न्यूक्लिएट होगा यानी बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, एंड स्ट्रेटेड होगा यानी कि लाइट और डार्क बैंड्स शो होंगे। ठीक है, Are there involuntary movements in the body? Yes. Many body movements occur automatically without conscious control. For example, the movement of food in the intestine, the beating of the heart. ये सारी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं। अभी हमने ऊपर वॉलेंट्री मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा, जो हमारी स्केलेटल मसल्स करा रही हैं। अब हम इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। जैसे अगर हमारा फूड इंटेस्टाइन में जा रहा है, क्या अब हम उसे मर्जी से भेज रहे हैं वहाँ पे, उसकी मूवमेंट हम मर्जी से करा रहे हैं, हमें पता लग रहा है। हमारा जो हार्ट का बीटिंग होता है, क्या वो हमारी मर्जी से हो रहा है, नहीं हो रहा ना, हमें तो पता भी नहीं लग रहा है, हमारे कॉन्शियस में भी नहीं है। तो ये सारी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं, जो हम अपनी मर्जी से रोक चला नहीं सकते, ये खुद से होती हैं। और इन मूवमेंट के लिए कौन सी मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इन मूवमेंट के लिए स्मूथ मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, विच आर फाउंड इन ऑर्गन्स जैसे स्टमक और इंटेस्टाइन। देयर सेल्स आर स्पिंडल शेप्ड, हैव अ सिंगल न्यूक्लियस एंड लैक स्ट्रेशंस। तो स्मूथ मसल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स में हेल्प करता है। कौन कौन से ऑर्गन्स में मिल सकता है, जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, है ना। इनके जो सेल्स है वो स्पिंडल शेप्ड है। एस फॉर स्मूथ मसल्स, एस फॉर स्पिंडल शेप। तो इनके जो सेल्स है वो स्पिंडल शेप्ड है, सिंगल न्यूक्लियस होता है और स्ट्रेशंस भी नहीं होता है। ठीक है, दे हेल्प इन स्लो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट्स लाइक डाइजेशन। तो ये जो भी मूवमेंट्स कराती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। जैसे फूड की मूवमेंट हो रही है, इंटेस्टाइन में हो रही है, इसोफेगस से हो रही है, ये सारी स्मूथ मसल्स करा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज द कार्डियक मसल्स विच आर फाउंड ओनली इन द हार्ट। हार्ट मतलब कार्डियक के नाम से ही पता लग रहा है हार्ट से रिलेटेड है, तो ये हार्ट में होती है वाली मसल्स सिर्फ। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, इनके पास भी सिंगल न्यूक्लियस है, यानी कि सिर्फ मल्टी न्यूक्लिएटेड किधर है, स्केलेटल मसल्स में, बाकी दोनों में सिंगल न्यूक्लियस है। और हैव फेंट स्ट्रेशंस, यानी कि स्ट्रेशंस किसमें नहीं है, स्मूथ मसल्स में स्ट्रेशंस नहीं है। इसलिए आप ऐसे हिंट से समझ सकते हो कि नाम स्मूथ है तो कोई ऐसे डार्क लाइट स्ट्रेशंस नहीं है, बाकी दोनों में स्ट्रेशंस हैं। ठीक है, कार्डियक मसल्स वर्क टायरलेसली एंड रिदमेटिकली, इनेबलिंग द हार्ट टू बीट थ्रू आउट लाइफ विदाउट फटीक। तो अगर कार्डियक मसल्स थक गई तो आपका गेम ओवर हो जाएगा, बिकॉज हार्ट की जो मसल्स है उन्हें कॉन्टिन्यूसली टायरलेसली हमेशा काम करना पड़ता है। अगर वही थक जाएंगी तो आपका हार्ट भी चलना बंद हो जाएगा। तो मस्कुलर सिस्टम में जो मस्कुलर टिश्यू है हमारा, उसमें हमने 3 मसल्स पढ़ी, स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक। स्केलेटल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, स्केलेटल में एक तो वॉलेंट्री फंक्शंस हो रहे थे, है ना, ये लिखा है वॉलेंट्री फंक्शंस हो रहे थे। ये अनब्रांच्ड होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। द ओनली मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स आर skeletal muscles. So these are voluntary, these are unbranched and these are multinucleate, करेक्ट। और ये स्ट्रेटेड भी होती हैं। स्मूथ मसल्स कैसी होती हैं, इनमें स्ट्रेशंस नहीं होते हैं, इसलिए नाम से भी स्मूथ है, इसमें कोई स्ट्रेशंस नहीं होते, इसमें सिंगल ही न्यूक्लियस होता है, यानी कोई मल्टी न्यूक्लिएटेड कुछ नहीं होता, और ये स्पिंडल शेप होती हैं। ये इनवॉलेंट्री फंक्शंस मूवमेंट्स में हेल्प करता है, जैसे कि फूड का मूवमेंट हो रहा है इंटेस्टाइन में या स्टमक में, है ना, उधर। और जो कार्डियक मसल्स है ये सिर्फ हार्ट में होती हैं, सिलेंड्रिकल हैं, ब्रांच्ड हैं, इधर भी सिंगल न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इन दोनों में, स्मूथ में और कार्डियक में, सिंगल ही न्यूक्लियसेस हैं। इन पे होती हैं कार्डियक मसल्स में फेंट स्ट्रेशंस होती हैं, डार्क लाइट बैंड्स होते हैं, और ये टायरलेसली काम करती हैं। तो इन शॉर्ट बताऊं तो मल्टी न्यूक्लिएटेड सिर्फ हमें स्केलेटल मसल्स में दिखेगा, बाकी दोनों में हमें सिंगल न्यूक्लियस वाली कंडीशन ही दिखती है। कार्डियक जो है वो नाम से पता लग रहा है कि हार्ट की मसल है। ठीक है, वॉलेंट्री जो है हमारी वो सिर्फ स्केलेटल है, स्मूथ और कार्डियक दोनों ही इनवॉलेंट्री है, इनके मूवमेंट्स हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।
स्ट्रेशंस किस में नहीं होते हैं? स्मूथ मसल्स में स्ट्रेशंस नहीं होते हैं, बाकी दोनों में स्ट्रेशंस होते हैं। स्मूथ मसल स्पिंडल शेप भी होती है, ठीक है। कार्डियक जो है वो ब्रांच्ड है, स्केलेटल जो है वो अनब्रांच्ड है। एक बार आप डायग्राम में भी देख लो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स यहाँ पे गिवन है। ये देखो स्केलेटल है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आपको दिख रही है ना, और आपको स्ट्रेशंस दिख रहे हैं, देखो ये जो है ना, ये स्ट्रेशंस हैं, स्ट्रेशंस दिख रहे हैं आपको। स्केलेटल मसल क्या है आपकी अनब्रांच्ड है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, वॉलेंट्री फंक्शंस कराती है, इसलिए देखो बाइसेप्स में है ना, और अपनी स्ट्रेशंस भी होते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल्स में कोई भी स्ट्रेशंस नहीं होते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल में कोई भी स्ट्रेशंस नहीं होते हैं, ये भी इनवॉलेंट्री है, और कार्डियक मसल्स भी इनवॉलेंट्री है। कार्डियक मसल आपके हार्ट में होती है, स्मूथ मसल आपकी जैसे स्टमक इंटेस्टाइन में मिल जाएगी, ठीक है। दोनों ही सिंगल न्यूक्लियस है दोनों के पास ही, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन नहीं है, ठीक है। स्मूथ मसल स्पिंडल शेप होती है, ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। ओके, हाउ डज द बॉडी सेंस, कम्युनिकेट एंड रिस्पॉन्ड? So have you noticed how quickly you put your hand away from something hot, or how you remember the lyrics of a song learned year ago? तो आपने ये चीज़ नोटिस की है कि कितनी क्विकली अगर किसी गर्म चीज़ पे आपका हाथ आ जाए तो आप फटाफट हाथ हटा लेते हो, या आपको कैसे बहुत पुराने सॉन्ग की लिरिक्स भी याद रहती हैं। दीज एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय नर्वस टिश्यू। द लास्ट एनिमल टिश्यू इज नर्वस टिश्यू। ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है? नर्वस टिश्यू कर रहा है, जो बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नेटवर्क हैंडल करता है। इसमें जो मेन कंट्रोल सेंटर है वो ब्रेन है ना। कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़, मेमोरी, रिस्पॉन्स अक्रॉस द बॉडी, ये सब ये करता है। मसल्स बोथ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी कैन नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली, दे रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द नर्वस टिश्यू। तो अभी जो हमने मसल्स पढ़ी हैं, वॉलंटरी इनवॉलंटरी मसल्स पढ़ी हैं इन द मस्कुलर टिश्यू, तो ये अकेले फंक्शन नहीं कर सकती हैं, इनको जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं वो नर्वस टिश्यू से ही मिलते हैं। जैसे एक्सरसाइज के ड्यूरिंग ब्रेन क्या करता है? हार्ट को सिग्नल भेजता है कि भाई फास्ट बीटिंग करो, ताकि बॉडी में इंक्रीज ऑक्सीजन की डिमांड, ठीक है। तो मस्कुलर और नर्वस टिश्यू जो है वो साथ में काम करता है। नर्वस टिश्यू पहले सिग्नल भेजता है, फिर मस्कुलर टिश्यू एक्शन को इम्प्लीमेंट करता है। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन देखें, न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन जो है वो सेल्स होते हैं नर्वस टिश्यू के। नर्वस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उसको न्यूरॉन्स कहते हैं। ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, जूम इन करके देखें, इसमें आपको ये जो स्टिक जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो आपको स्टिक जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये एक्सॉन है, ठीक है। नाउ ये जो एक्सॉन की एंडिंग्स हैं इन्हें हम एक्सॉन टर्मिनल्स कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ये जो है, इसमें बीच में आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, और ये जो इसमें ऐसे ब्रांचेस निकले हुए हैं इसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। और न्यूक्लियस के बाहर का जो स्ट्रक्चर है, ये तो बीच में न्यूक्लियस है, और ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज सेल बॉडी। तो ये स्ट्रक्चर किसका है? दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन, structure of a neuron. And what is neuron? Neuron are the cells of nervous tissue, ठीक है। तो the cell of nervous tissue are neurons or nerve cells which are specialized to receive, process and transmit messages। ये क्या करते हैं? मैसेजेस को रिसीव भी करते हैं, प्रोसेस भी करते हैं, और आगे ट्रांसमिट भी करते हैं। हर न्यूरॉन का 3 मेन पार्ट है। सेल बॉडी जिसमें न्यूक्लियस है और जो कंट्रोल करता है सेल की एक्टिविटीज़ को, डेंड्राइट्स जो सिग्नल रिसीव करता है, ठीक है, दूसरे न्यूरॉन से, और एक्सॉन है लॉन्ग फाइबर जैसा स्ट्रक्चर जो मैसेज को कैरी कर रहा है फ्रॉम द सेल एंड एंड्स एट एक्सॉन टर्मिनल्स। तो ये मैसेज को कैरी करता है और एंड कहाँ करता है? एक्सॉन टर्मिनल्स पे। जो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं ये ट्रांसमिट करते हैं फर्दर मैसेज को अदर सेल्स पे। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो न्यूरॉन्स के सेल को हम क्या बोलते हैं? सॉरी, नर्वस टिश्यू के सेल्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स बोलते हैं या नर्व सेल्स बोलते हैं। इनका क्या काम होता है? रिसीव करना, प्रोसेस करना, ट्रांसमिट करना मैसेजेस को। हर न्यूरॉन के 3 मेन पार्ट होते हैं। क्या? सेल बॉडी जिसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है और ये मेन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। डेंड्राइट्स जो अभी मैंने आपको ऊपर ब्रांचेस जैसे स्ट्रक्चर दिखाए, जो सिग्नल को रिसीव कर रहा है दूसरों न्यूरॉन से। और एक्सॉन जो पहले तो मैसेजेस को जो डेंड्राइट से मिले उसको कैरी करता है और एंड कहाँ करता है? एक्सॉन टर्मिनल पे, जहाँ से फर्दर दूसरे सेल्स पे ये मैसेजेस ट्रांसमिट होता है।